सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये श्रृंखला हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 18 जून को, जो अभी किसी कारणवश से उसको रद्द कर दिया गया है और इसी के आधार के ऊपर हमने इस श्रृंखला को शुरू किया था पहले यूजीसी नेट से पहले ही, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ कारणवश हम क्लासें नहीं करवा पाए थे। अभी यह क्लासें हमारी लगातार चल रही हैं। अब हम रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। रीतिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी आपके सिलेबस से संबंधित है, सिलेबस से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं आपको। रीतिकाल से संबंधित ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगी और फिर बाद में आप क्या करेंगे कि जो प्लेलिस्ट के माध्यम से रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की मैंने रीतिकाल से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी आप जाकर देखेंगे और ये होगी आपकी यूजीसी नेट से संबंधित। ठीक है, जो यूथ कंपटीशन गाइड्स बुक है उससे संबंधित जो रीतिकाल के क्वेश्चन हैं, लगभग शायद मैं देख के बता देती हूँ आपको कितने क्वेश्चन हैं उसके। देखिए उसके क्वेश्चन हैं, रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन हैं 381। ठीक है, 381 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे आपको जो रीतिकाल से संबंधित होंगे। आप प्लेलिस्ट निकाल लेंगे उसकी कि रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, और आज ये हम करेंगे यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रीतिकाल में क्या था? मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जो मुगल है रीतिकाल के अंतर्गत मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर थे। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। राजा कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते हैं। राजा कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते हैं और उपरोक्त सभी, तो देखिए आपका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन किसके यात्रा वृतांत में हुआ है? क्या पूछा आपसे? जो बिहारी के काव्य में वर्णित जो मुगलकालीन वैभव विलास है उसका समर्थन किसके यात्रा वृतांत में हुआ है? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाकर पूछा है कि बिहारी के काव्य में जो वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास है उसका समर्थन किसके यात्रा वृतांत में हुआ है? तो देखिए जो हॉकिंस हैं उसके यात्रा वृतांत में बिहारी के काव्य में वर्णित जो मुगलकालीन वैभव विलास है उसका समर्थन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है, क्यों मिलता है? देखिए रीतिकालीन काव्य में व्यापक जन समुदाय की उपेक्षा का भाव मिलता है क्योंकि क्यों मिलता है? जन समुदाय आर्थिक रूप से निर्बल था। क्या था यहाँ पे? जो जन समुदाय था वो आर्थिक रूप से निर्बल था, मतलब बहुत ही गरीब था। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? देखिए रीतिकाल में सर्वाधिक प्रवृत्ति है वो कौन सी है? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, अलंकार ग्रंथों की रचना, नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। तो देखिए जो आपका सी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल भी कहा है। क्या कहा है? विश्वनाथ जी ने क्या कहा है इसको? श्रृंगार काल भी। तो क्या था इसमें सबसे ज़्यादा? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकाल काव्य धारा की विशेषता नहीं है। उक्ति विचित्रीय, सामाजिक चेतना, आचार्यत्व और श्रृंगार निर्णय। तो देखिए इसमें जो रीतिकालीन काव्यधारा है उसमें सामाजिक चेतना नहीं है। सामाजिक चेतना किसके अंतर्गत आई थी? तो आधुनिक काल के अंतर्गत आई थी। ठीक है, जबकि उक्ति विचित्रीय, आचार्यत्व और श्रृंगार निर्णय रीतिकालीन काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा आपसे, सही कौन सा नहीं है? काव्य का मूल आधार श्रृंगारिकता है। बिल्कुल ठीक है, काव्य का मूल आधार क्या था? श्रृंगारिकता थी, क्योंकि यहाँ पे नायिका भेद और श्रृंगार से संबंधित महत्वपूर्ण काव्य लिखे जाते थे। कला वासना पूर्ति का माध्यम थी। बिल्कुल ठीक है, कला क्या है? वासना पूर्ति का माध्यम थी। काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित था। बिल्कुल ठीक है, जो काव्य है वो किससे प्रभावित था? दरबारी संस्कृति से प्रभावित था। कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। देखिए यही कथन आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने बता दिया आपको कि सामाजिक चेतना है वो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से शुरू हुई थी, जबकि उससे पहले सामाजिक चेतना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इस काल में जो सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है ये ऑप्शन आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि ये इसका कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए
हिंदी साहित्य के उत्तरकाल उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया था? रीतिकाल। और जो आपका उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया था? रीतिकाल। और जो प्रारंभिक मध्यकाल था उसको क्या दिया गया था? पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया गया था? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? भक्ति काल। ठीक है। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था? तो कलाकाल नाम दिया था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। याद रखेंगे कला साल। तो देखिए डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त किया था? तो देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त किया था? तो रीतिकाल किया था, क्योंकि अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया था, श्रृंगार काल किसने दिया था? विश्वनाथ जी ने दिया था, और कलाकाल नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। ठीक है। निम्न में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम से जाना जाता था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता था। और रीतिकाल किसने कहा था? तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा था। बिल्कुल हमने अभी आपको बताया था कि देखिए जो रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल दिया था। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल दिया था, और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। यही ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? रीतिकाल को कलाकाल नाम नहीं दिया था। देखिए उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया था। ठीक है। और कलाकाल नाम देने वाले कौन थे? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी। ठीक है। कलाकाल नाम किसने दिया था? डॉक्टर रमाशंकर जो शुक्ल रसाल जी हैं उन्होंने कलाकाल नाम दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं? रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है और रीतिबद्ध है, लेकिन रीति भुक्त इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? रीति भुक्त आएगा आंसर। रीतिकाल में कौन सी काव्य धारा नहीं थी? तो रीति भुक्त नहीं थी। कौन कौन सी थी? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। ठीक है। रीति सिद्ध के जो महत्वपूर्ण कवि थे वो कौन थे? बिहारी थे। इसको आप याद रखेंगे। और रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं ठाकुर, घनानंद, आलम और बोधा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते थे? तो देखिए जो काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत आते थे? रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत। रीति में अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? देखिए जो रीति में अविरल परंपरा किस कवि के से प्रारंभ मानी जाती है? तो देखिए चिंतामणि से प्रारंभ मानी जाती है। वैसे अगर आपको पता हो तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को कहा जाता है, लेकिन जो आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो चिंतामणि से रीतिकाल की परंपरा को मानते हैं। ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि केशवदास को रीति का प्रवर्तक मानने वाले कौन है? डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ ये हैं। लेकिन जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं इनको चिंतामणि त्रिपाठी जी को मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा आपसे कि रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाएगी? तो चिंतामणि से। और प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो केशवदास माना जाएगा। चिंतामणि का संबंध रीतिकाल की किस काव्य धारा से है? तो देखिए जो चिंतामणि है इनका संबंध है रीतिबद्ध से, क्योंकि चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है? देखिए रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है? जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की हो तो ये रीति मुक्त कहलाएंगे। जिन कवियों ने भक्ति और नीतिपरक काव्य रचना की हो, जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते हो, गलत है। जिन कवियों में ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा हो लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य ही किया हो वो रीति सिद्ध कवि कहलाएंगे। और महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवियों में कौन आते हैं? बिहारी आते हैं, जिन्होंने बिहारी सच्चाई लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कवि है जो रीति सिद्ध धारा का है? तो देखिए देव कौन से हैं? रीतिबद्ध। घनानंद कौन है? रीति मुक्त। और बिहारी कौन है? रीति सिद्ध। आपसे पूछा गया है रीति सिद्ध कौन है? तो बिहारी जी हैं, वो रीति सिद्ध हैं। ठीक है। देखिए
अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने, रीति मुक्त कवि कौन आएंगे, आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा हो। फिर क्या आते हैं, किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा हो, प्रत्येक नियम की अवहेलना की हो, स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन करने वाले कौन कहलाते हैं, रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। ठीक है, जो एक मिनट मैं दोबारा से समझ लेती हूँ इस क्वेश्चन को। रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं से स्वयं को मुक्त रखा हो, ये भी नहीं आएगा। किसी भी संप्रदाय से स्वयं को मुक्त रखा हो, ये भी नहीं आएगा। स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया हो, ये भी नहीं आएगा। प्रत्येक नियम की जो अवहेलना करने वाले हैं और अपने आधार पे स्वच्छंद होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर जिन्होंने रचना की, वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। और रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं घनानंद, ठाकर, आलम और बोधा। ठाकुर की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। ठीक है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है, रसनिधि, रसलेन, आलम और ठाकुर। आपसे पूछा रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन सा कवि नहीं आता है, तो क्या पूछा आपसे कि कौन से कवि हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए, जो रसनिधि हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि जो रसलीन हैं, ठाकुर हैं, आलम हैं, ठाकुर, आलम, बोधा, गणानंद, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। आलम किस धारा के अंतर्गत आते हैं, तो अभी हमको बताया हमने, रीति मुक्त धारा के अंतर्गत कौन आते हैं, आलम। असत्य कथन को आपको चुनना है, असत्य कथन को चुनिए आप। रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। देखिए, रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 भाग कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिसिद्ध कवि कौन है, तो देखिए रीतिसिद्ध कवि बिहारी जी हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि है, बिल्कुल हमने आपको बार बार बताया है, रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। आप 4 कवियों को बिल्कुल याद रखेंगे, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है। और उसके साथ ही एक रसलीन भी आपने रीति मुक्त काव्य पढ़ लिया है, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कवि आपने पढ़ लिया। आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, अभी हमने बताया आपको घनानंद का बताया था कि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा ये किससे संबंधित आते हैं, रीति मुक्त से। और यहाँ पे दिया गया जो आलम है वो रीति सिद्ध कवि के रूप में आता है। देखिए, यही ऑप्शन आपका गलत है। आपसे पूछा असत्य, तो आपका डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आलम रीति सिद्ध न होकर रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहाँ पे समझाने का अर्थ यही है कि आप क्वेश्चन की व्याख्या अच्छे तरह से समझ जाएं, वरना मैं टिक लगाते हुए भी चल सकती हूँ और बहुत जल्दी मेरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए आपके दिल में कि हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। आपको ये होना चाहिए कि हमने कितने याद की हैं, कितने हमारे समझ में आ रहे हैं। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है। देखिए, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है, मतीराम, पद्माकर, देव और सेनापति। आपसे पूछा है कि प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना करने वाले कौन थे, तो सेनापति जी थे। और इनकी रचना कौन सी है, कवि रत्नाकर इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है। क्या पूछा आपसे, जो रीति निरूपण है उसकी प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, जो कवि कुल कल्पतरु है ये रीति निरूपण ग्रंथ है। कौन सा है, जो कवि कुल कल्पतरु है। और ये रचना किसकी है, तो चिंतामणि की है। रसभूषण बिहारी सत्य किसकी है, बिहारी की। रस विलास किसकी है, तो देव की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और वह उन्हें जगह जगह भटकना पड़ा था। देखिए, पूछा गया आपसे कि वह कौन सा कवि था जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ और वह जगह जगह भटकता रहा। तो ये वृंद कवि थे। कौन थे, जो वृंद कवि थे आपके, वो क्या करते थे कि उन्हें किसी राजा का स्थायी आश्रय नहीं मिला था और वो जगह जगह पर भटक रहे थे। कौन, कवि वृंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा था। क्या पूछा आपसे कि जो निम्नलिखित में से किस कवि ने बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में काव्य लिखा था, तो केशवदास जी ने लिखा था। किसने लिखा था, केशवदास जी। और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो केशवदास जी को जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार रीति काल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है। अगर आपसे काल कर्म के अनुसार पूछा जाए कि जो रीति काल का प्रथम कवि है वो कौन है, तो केशवदास जी हैं। इनका जन्म 1555 को है। और जो चिंतामणि साहब हैं इनका जन्म आपका 1600 का है। और बिहारी जी का जन्म सन 1595 का है। और जो पद्माकर साहब हैं इनका जन्म है 1753 का। ठीक है, चिंतामणि का कब का है, सन 1600 का है। बिहारी का है 1595। और जो पद्माकर साहब हैं इनका जन्म है 1753। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रीति काल के प्रथम कवि किसे माने जाएंगे तो केशवदास जी को। अगर आपसे पूछा जाए कि रीति काल के अंतर्गत अंतिम कवि किसे माना जाएगा तो अंतिम कवि माना जाएगा किसको, पद्माकर जी को। ठीक है, किसको माना जाएगा, पद्माकर जी को अंतिम कवि माना जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, लेकिन पद्माभरण नहीं है। पद्माभरण किसकी रचना है, तो पद्माभरण पद्माकर जी की रचना है। ठीक है, ये अंतिम कवि हैं कौन, पद्माकर। और पद्माकर की रचना कौन सी है, पद्माभरण। जबकि रसिक प्रिया इनकी 1591 की रचना केशवदास जी की, विज्ञान गीता इनकी 1607 की रचना है और रतन बावनी इनकी 1607 की रचना है। ठीक है, रसिक प्रिया 1591, विज्ञान गीता 1607 और रतन बावनी इनकी 1607 की रचना है। जबकि पद्माभरण किसकी है, पद्माकर जी की रचना है। और ये केशवदास जी की 3 रचना है, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से माना जाता है। तो देखिए, रीतिकाल की कविता, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास जी की जो रसिक प्रिया कविता है उससे माना जाता है। रसिक प्रिया का रचना काल अभी हमने पढ़ा था 1591। रामचंद्रिका का जन्म था, प्रकाशन वर्ष था 1601। ठीक है, और विज्ञान गीता का 1607। और जो जहांगीर जसचंद्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष है 1612। याद रखेंगे, केशवदास जी की 4 रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे। आपसे पूछा गया कि रीतिकालीन कविता का आरंभ किस कवि से है, तो केशवदास से। और केशवदास की किस रचना से है, तो वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया इनकी कब की रचना है, तो 1591। रामचंद्रिका 1601, विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जसचंद्रिका 1607। ठीक है, यहाँ पे एक रतन बावनी भी है जिसका रचनाकाल भी 1607 है। इसके बाद में है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान केशव का आचार्यत्व उसके किस रीति निरूपण ग्रंथ से लक्षित होता है। आपसे पूछा है कि संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान है केशव, उनका जो आचार्यत्व है वो किस रीति निरूपण ग्रंथ से लक्षित होता है। तो कौन कौन से तो होता है, आपका जो कवि प्रिया और जो रसिक प्रिया है इससे आपको पता चलता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएगा कि इनके आचार्यत्व का पता किससे चलता है, तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया से। इनकी रामचंद्रिका 1601 की रचना है, इनकी कवि प्रिया 1601 की रचना है और इनकी रसिक प्रिया प्रथम रचना है, जिससे पता चलता है कि रीतिकाल की ये प्रथम रचना है और 1591 की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि केशव के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए, केशव अलंकारवादी आचार्य थे, बिल्कुल ठीक है। केशव की मान्यता थी कि कविता और कामिनी अलंकारों के बिना सुशोभित नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल ठीक है। और रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष 1601 है। जितनी बार भी रचनाएं आएंगी मैं उनका रचनाकाल आपको बताती चलूंगी। इनकी कविता सरल है, यही इनके बारे में कथन गलत है, क्योंकि इनकी कविताएं सरल नहीं हैं, वो संस्कृत निष्ठ भाषा है, इनकी भाषा क्लिष्ट भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो आप आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो देखिए, जो केशवदास हैं इनको आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और इनके बारे में ये भी कहा गया है कि जो केशवदास हैं इनको कवि हृदय तो मिला ही नहीं था। ये भी किसने कहा है, तो ये भी केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, भूषण आए हैं यहाँ पे, इनका जन्म है 1613। भूषण का जन्म कब का है, 1613 का है। देखिए, जन्म काल से संबंधित भी रीतिकाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशवदास जी का जन्म है 1555। घनानंद का जन्म है 1689। और जो देव आए हैं आपके, इनका जन्म है 1673। देखिए, घनानंद से देव हैं ये 10 वर्ष छोटे हैं। याद रखेंगे, घनानंद से देव क्या है, 10 वर्ष छोटे, क्योंकि इनका जन्म, देव का जन्म 1673 है और घनानंद का जन्म 10 वर्ष छोटे नहीं है ये। इनका जन्म 1689 है और इनका जन्म 1673। तो यहाँ पे ये 16 साल छोटे हैं।
ठीक है। केशव की काव्य रचना में संवादों की भाषा विशेषता क्या है? वाक्पटुता है, भाषा चातुर्य है, अलंकारवादिता है, चुटीली व्यंग्योक्तियाँ हैं। तो देखिए क्या आएगा इसमें, जो केशव की काव्य रचना है उसमें संवादों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें चुटीली व्यंग्योक्तियाँ हैं। ठीक है। रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाले कवि कौन हैं? देखिए अगर आपको पता हो कि रीतिकालीन कवियों में रीति सिद्ध कवि थे कौन? बिहारी दास। और बिहारी ने एक बिहारी सतसई लिखी थी जिसमें 719 दोहे बताए जाते हैं। कहीं कहीं पे 713 भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे 719 भी मिलते हैं। बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है वो रचना, और उसी एक रीति के ऊपर सर्वाधिक सम्मान पाने वाले कवि थे कौन? बिहारी जी। ठीक है। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी थी और इनकी एक प्रमाणिक जो टीका लिखी थी रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर के नाम से, उसमें 713 दोहे बताया जाता है कि जो इनके 600 दोहे हैं वो श्रृंगार से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित हैं। और यहाँ पे आए हैं आपके केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 है। फिर उसके बाद में आए हैं आपके मतीराम। मतीराम जी का जन्म 1603 है। और देव का जन्म हम पढ़ चुके हैं 1673 है। कब है? 1673 है। और बिहारी जी का जन्म सन 1595। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई ग्रंथ पर निर्माण किसकी प्रेरणा से हुई है? देखिए जो बिहारी सतसई है उस ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से बिहारी ने की थी? तो देखिए जो गाथा सप्तशती है इसके आधार के ऊपर उन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। ठीक है। गाथा सप्तशती अगर पूछा जाए आपसे तो जो हाल की थी ये गाथा सप्तशती, हाल कवि की थी गाथा सप्तशती, और इसी की प्रेरणा से इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि मुक्तक काव्य कौन सा है? बिहारी सतसई है, रस रहस्य है, भाषा भूषण है। तो देखिए जो बिहारी सतसई है किसका है? बिहारी का, और ये मुक्तक काव्य है। ठीक है। रस रहस्य किसका? तो ये कुलपति जी की है। और भाषा भूषण किसकी है? तो ये जसवंत जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है इनके श्रृंगारिक दोहे कितने हैं? 600 दोहे हैं। श्रृंगारिक दोहे कितने हैं इनके? 600 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? देखिए जो बिहारी के काव्य हैं उनको शक्कर की रोटी कहने वाले हैं पदम सिंह। ठीक है। क्या है? पदम सिंह। किसी भी बिहारी हैं, वैसे हम बिहारी किसको बोलते हैं? कृष्ण बिहारी बोलते हैं ना, वैसे हम कृष्ण बिहारी, बिहारी तेरे चरणों में है माए। तो देखिए शक्कर की रोटी चढ़ानी है आपको बिहारी की पदम मतलब पैरों में। ठीक है। तो शक्कर की रोटी किसकी है? शक्कर की रोटी बिहारी जी को किसने कहा था? तो ये पदम सिंह ने कहा है। शक्कर की रोटी बिहारी जी के काव्य को किसने कहा था? तो पदम सिंह ने कहा था। अगला है, बिहारी के दोहों को उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए जो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम हैं इन्होंने जो बिहारी के दोहे हैं उनको उर्दू शेरों में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका लक्षण ग्रंथों के उदाहरण के लिए स्वीकार किया जाता है यद्यपि उनके लक्षण ग्रंथ नहीं लिए जाते? क्या है? क्या बोला जाता है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है यद्यपि उनके लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ क्यों नहीं लिखा है? देखिए लक्षण ग्रंथ लिखे थे तो इनका रीतिबद्ध के अंतर्गत आते, लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ये रीति सिद्ध कवि थे। क्या थे? ये लक्षण ग्रंथों को ध्यान में लेकर इन्होंने रचना जरूर की है लेकिन इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ये रीति सिद्ध कवि हैं कौन? बिहारी जी। और इनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। याद रखेंगे कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जिसका ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता है यद्यपि उसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी को संस्कृत, प्राकृत, अवधी आदि भाषाओं का ज्ञान था। मुख्यतः उन्होंने अपनी रचना सतसई में किस भाषा को अपनाया? देखिए बिहारी को संस्कृत का भी ज्ञान था, प्राकृत का भी ज्ञान था और अवधी का भी ज्ञान था। और इन भाषाओं का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने अपनी रचना जो सतसई है वो किस भाषा में की थी? तो आप सभी को पता है उनकी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। बिहारी ने अपने दोहों में सूक्ष्म वर्ण विषयों द्वारा गागर में सागर भर दिया है। क्या है?
कि बिहारी ने अपने दोहों में सूक्ष्म वर्णों के द्वारा सूक्ष्म वर्णन किए उन्होंने और गागर में सागर भर दिया है। बिहारी ने इस प्रकार के दोहों को किस शैली का प्रयोग किया है? तो देखिए जो समासोक्ति शैली है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार कौन है? देखिए जो लाल चंद्रिका है उस नामक जो बिहारी सतसई की टीका है उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए जो लाल चंद्रिका के नाम से किसने रचना की थी? लल्लू लाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? लल्लू लाल ने की थी। बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है? तो हमने बता दिया आपको, जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है बिहारी रत्नाकर के नाम से है। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर के नाम से एक टीका है, वो किसने लिखी थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी और इसमें 713 दोहे हैं और ये बहुत ही प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और सबसे पहले टीका लिखने वाले कौन थे? लल्लू लाल थे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में कौन सा एक सही नहीं है? भाषा की सामाजिक शक्ति है, श्रृंगार रस प्रधान है, चमत्कार प्रदर्शन है और देश प्रेम। क्या पूछा आपसे कि बिहारी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए भाषा की सामाजिक शक्ति है, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है, चमत्कार प्रदर्शन है, लेकिन देश प्रेम की भावना इनके काव्य में नहीं मिलती है। ठीक है, इनके काव्य में देखिए रीतिकाल के संबंधित जो रचनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें भी देश प्रेम के प्रति कोई भी भावना दर्शाई नहीं गई थी। तो देखिए जो देश प्रेम की भावना है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मानसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। क्या पूछा गया है कि जो रीतिबद्ध कवियों में जो घनानंद का प्रेम है वो इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्व अनुभूति और रीति मुक्त है। क्योंकि जो घनानंद का प्रेम है वो स्व अनुभूति है उनकी और रीति मुक्त काव्य करने वाले थे वो रीति मुक्त है। किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक वेश्या का स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया था? ठीक है, किस घटना के कारण घनानंद के काव्य में सुजान नामक जो वेश्या थी उसका स्थान सुजान कृष्ण ने ले लिया था? क्योंकि जो सुजान थी उनकी प्रेमिका, उन्होंने सुजान ने घनानंद जी के साथ में विश्वासघात किया था। ठीक है, जब मोहम्मद शाह रंगीले ने इसका निष्कासन किया था तो उन्हें कुछ दुख नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि सुजान है इसको निकाल दो यहाँ से। जब घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा निकाला गया तो उन्होंने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन सुजान ने मना कर दिया तो घनानंद को वैराग्य हो गया और ये वृंदावन में जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये भी आप याद रखेंगे कि घनानंद विरक्त होने के बाद में किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। ठीक है, क्या कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के बारे में घनानंद के बारे में मोहम्मद शाह रंगीले से कहा गया कि घनानंद गाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मोहम्मद शाह रंगीले ने इनसे कहा घनानंद से कि आप गाओ तो इन्होंने मना कर दिया। तो कुछ दरबारियों ने जो कटाक्ष करते हैं, जो व्यंग्य करते रहते हैं, उन दरबारियों ने कहा कि देखिए अगर इसे सुजान कहेगी तो ये गा लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? घनानंद जी ने मोहम्मद शाह रंगीले को पीठ दे दी और जो घनानंद है वो सुजान जो इनके सामने बैठी थी तो सुजान को सामने इन्होंने मुँह करके और इन्होंने गाया था। ठीक है, तो इससे मोहम्मद शाह रंगीले को बड़ी चोट लगी और उसे बहुत ही बुरा लगा कि ये मेरे से पीठ करके और इस जो वेश्या है इसकी तरफ मुँह करके गा रहा था। इन्होंने घनानंद को अपने राज दरबार से निष्कासित कर दिया था। तब जो घनानंद है वो सुजान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन सुजान प्रेम नहीं करती थी। ठीक है, तो सुजान को जब घनानंद ने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, मुझे यहाँ से निष्कासित कर दिया, मुझे यहाँ से निकाल दिया, तो सुजान ने उनसे मना कर दिया कि मैं आपके साथ में नहीं चलूँगी, मैं ही यहाँ राज दरबार में रहूँगी, मैं आपके साथ भटकना नहीं चाहती हूँ। इसी कारण घनानंद ने सुजान का जो विश्वासघात है उसी के कारण इन्होंने सुजान किसको मान लिया? कृष्ण को मान लिया और उसकी भक्ति में लग गए। ठीक है, सुजान कृष्ण ने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए घनानंद की काव्य रचना में स्थूलता के स्थान पर क्या है? देखिए जो घनानंद की काव्य रचना है उसमें स्थूलता के स्थान पर क्या है? आंतरिक प्रकृति है। देखिए जब घनानंद के साथ सुजान ने विश्वासघात कर दिया तो उन्होंने अपनी स्थूलता में किसको स्थान दिया था? आंतरिक प्रकृति को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि देखिए जो उनके अंदर से जो भावनाएं आ रही थी उनको उन्होंने स्थान दिया था। ठीक है,
घरानंद के काव्य की विशेषताएं नहीं है। कौन सी नहीं है? विरह की मार्मिकता, आध्यात्मिकता, सौंदर्य चित्रण, उभय पक्षीय प्रेम। घरानंद की काव्य की विशेषता नहीं है तो इनकी विशेषता आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक नहीं थे। विरह की मार्मिकता भी है इनमें और सौंदर्य चित्रण भी है और उभय पक्षीय प्रेम मतलब उभय पक्षीय प्रेम है इसका। ठीक है। भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? देखिए, जो भूषण की कविता है उसका प्रधान स्तर क्या है? प्रशस्ति परक है, क्योंकि भूषण ने प्रशस्ति परक रचनाएं लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको असत्य कथन चुनना है। ठीक है। भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है। छत्रसाल दर्शक इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिल्कुल ठीक है। शिवाजी ने इन्हें एक एक छंद पर लाखों रुपए दिए थे। इन्हें श्रृंगारिक काव्य की रचना की थी। देखिए, यही इनका गलत कथन है, क्योंकि जो भूषण है ये श्रृंगारिक नहीं, ये वीरता से संबंधित क्या लिखते थे? काव्य लिखते थे। ठीक है। श्रृंगार से संबंधित ये काव्य नहीं लिखते थे। ये राजाओं के दरबार में रहकर उन राजाओं के शौर्य के बारे में या फिर उन राजाओं के बारे में वर्णन करते थे। इन्होंने श्रृंगारिक काव्य नहीं लिखे थे। किसने? भूषण ने। भूषण का जन्म आपको पता हो तो 1613 ईस्वी सन है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं, क्योंकि उनके काव्य में क्या मिलता है? देखिए, भूषण है वो क्या है? रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं। उनके काव्य में क्या मिलता है? वीर रस का प्राधान्य मिलता है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है। देखिए, विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में क्या है? प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा दिया इसमें कि इनमें श्रृंगारिक काव्य की रचना की थी। ये कथन ही गलत है, क्योंकि इन्होंने प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं किया था और यही इनकी विलक्षणता का आधार है। क्योंकि भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र का भी नहीं है। ये क्या करते थे? ये वीर रस का प्राधान्य था इसमें और ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा के साथ जन सामान्य को भी स्थान देते थे। अलंकारों की विविधता देखते ही इनके बनती थी। बिल्कुल कथन ठीक है ये, बिल्कुल। लेकिन जो आपसे पूछा गया है कि भूषण रीतिकाल के विलक्षण कवि हैं क्योंकि उनके काव्य में क्या था? तो प्रेम और श्रृंगार का वर्णन नाम मात्र भी नहीं था। इसी कारण इनके भूषण है वो रीतिकाल में विलक्षण कवि थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? अलंकार पंचाशिका, रसराज, छंदसार संग्रह और श्रृंगार विलास। तो देखिए, मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो श्रृंगार विलास नहीं है। आपसे पूछा जाए श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो ये सेनापति जी की रचना है। किसकी है? श्रृंगार विलास सेनापति की रचना है। कब की है? सन 1731 की रचना है। और जो अलंकार पंचाशिका है, रसराज और छंदसार संग्रह, ये मतीराम की रचना है। मतीराम जी का जन्म आप याद रखेंगे 1603 है। देखिए, रीतिकाल के संबंधित जो रचनाएं आती हैं उसके बारे में आपको बता दूं। रचना के हिसाब से अगर आपको अनुक्रम पूछा जाए तो आप जो रीतिकाल संबंधित जो कवि हैं उनके जन्म आप याद कर लीजिए। जन्म के हिसाब से आप लगा सकते हैं, बल्कि रीतिकाल के संबंधित अगर आप ये पूछें कि रचनाओं का हमें सटीक प्रकाशन वर्ष मिलेगा तो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम कवि कौन है? क्वेश्चन है आपका 51 और इसमें आपका आंसर आएगा कौन सा? देखिए, शायद इसमें आंसर आएगा आपका पद्माकर। बिल्कुल, हमने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बता दिया था कि जो अंतिम कवि हैं वो पद्माकर हैं और प्रथम कवि कौन है? केशवदास जी हैं। प्रथम कवि कौन है? केशवदास जी हैं। ठीक है। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? देखिए, जो पद्माकर का कौन सा ग्रंथ है जिसमें शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है वो, तो कौन सा ग्रंथ है ये? अलीजा प्रकाश। जो अलीजा प्रकाश है इनका शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा है? तो किसको कहा है? देखिए, साक्षात रसमूर्ति किसको कहा है? इन्होंने घनानंद को कहा है। किसको कहा है? जो साक्षात रसमूर्ति है वो किसको कहा है? घनानंद को कहा है। रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास किसकी कृतियां हैं? तो देखिए, ये रस विलास, भवानी विलास, जाति विलास, भाव विलास वो किसकी रचना है? ये देव कवि की रचनाएं। देव कवि का जन्म कब हुआ था? तो 1673 को हुआ था।
गणानंद का जन्म 1689 है और मतीराम जी का जन्म 1603 है। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे। असत्य कथन को आपको चुनना है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। देखिए, जो रस प्रबोध है वो किसकी रचना है, तो रसलीन की रचना है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रीतिकाल में रही है। बिल्कुल ठीक है, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता किस में रही है, रीतिकाल में रही है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है। आपसे पूछा है असत्य कथन, इश्क नामा के रचयिता आलम है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि इश्क नामा के रचयिता कौन है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बोधा कवि हैं। कौन है जो इश्क नामा के रचयिता है, कौन है, बोधा। और जो आलम की है वो आलम केली है। क्या है, आलम केली है। और माधव नाल कामकंदला है। ठीक है, ये इनकी रचना है। लेकिन इश्क नामा रचना किसकी है, बोधा की। आपसे असत्य कथन पूछा आपसे, तो आपका डी ऑप्शन ही असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तो ग्वाल कवि है। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, ग्वाल कवि। अगर आपसे पूछा जाए कि रीति के जो रीतिबद्ध के अंतिम कवि कौन है, तो रत्नाकर जी है। ठीक है, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है। देखिए, जो श्रृंगार चालीसा है, श्रृंगार बत्तीसी है और श्रृंगार लतिका, इसके रचनाकार कौन है, द्विजदेव साहब है। ठीक है, इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उसमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। यह कथन किसका है, तो देखिए, जो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को बताना चाहें कि वैसे तो कलाकाल नाम देना समीचीन है, तो कलाकाल नाम दिया किसने था, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा कि इस काल को, किस काल को, जो रीति काल है उसको कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब गई। यह कथन किसका है, देखिए, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं उनका कथन है। ये क्या कथन है, दोबारा से पढ़ेंगे हम। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई थी। किसके कारण, राजाओं से पुरस्कार पाने के कारण और जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता है वो श्रृंगार रसमयी हो गई थी और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दब सी गई थी। ठीक है, जो श्रृंगारमयी रसमयी कविताएं थी वो किसमें, जो आपका रीतिकाल है इसमें ज़्यादा उभरी और जो अन्य रचनाएं थी वो उनके सामने दब गई थी। कहने का मतलब ये है, और ये किसका कथन है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रीतिकाल का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, क्या देखिए कथन है, क्या कथन है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ की रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ कहलाते हैं। क्या है कि जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। यह कथन किसका है, देखिए, जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वो रीति ग्रंथ है, और जो जिस काव्य में रचना के नियमों को आबद्ध हो वो रीति ग्रंथ है। वो कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन होता है वह भी रीति ग्रंथ होता है, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध होती है वह भी रीति ग्रंथ होता है। और यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है, किसी कवि का यश उनकी रचनाओं से परिमाण के हिसाब से नहीं होता। क्या पूछा है कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है। परिमाण मतलब कि किस कवि ने कितनी रचनाएं लिखी, कि मतलब 150 रचनाएं लिख दी लेकिन काम की एक ही नहीं है, तो वो उसका आधार नहीं होता है। गुण के हिसाब से होता है, और गुण के हिसाब से होता है। जैसे बिहारी ने लिखी बिहारी सतसई एक, लेकिन एक ही रचना के लिए वो पूरी रीति काल में छा गई, और पूरी रीति काल में नहीं, वो हिंदी साहित्य जगत में ही छा गए हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि किसी कवि का यश
उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, उसके गुण के हिसाब से होना चाहिए। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपसे पूछा गया है, तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये भी देखिए, दोबारा से समझेंगे हम इस कथन को। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है। परिमाण का हिसाब कि जिसने 100-200 रचनाएं लिख दी हों, गुण के हिसाब से होती हैं। रचनाओं का किससे होता है? किसी कवि का यश किससे होता है? गुण के हिसाब से होता है, न कि कवि रचनाओं के परिमाण के हिसाब से। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण विनो न विराजी कविता बनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुवृत भूषण विनो न विराजी कविता बनिता मित। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण जी, भूषण जी नहीं है, भूषण के नाम से भूषण नहीं आएंगे, केशवदास जी आएंगे। कौन आएंगे? केशवदास जी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके जो 4 कवि आए हैं इनके जन्म वर्ष हम आपको बता दे रहे हैं। भूषण जी का जन्म सन 1613 है, केशवदास जी का जन्म सन 1555 है, मतीराम जी का जन्म सन 1603 है। मतीराम जी का जन्म कब का है? सन 1603 का है। और आपका जो देव है इनका जन्म सन 1673 का है। ठीक है, कवियों के जन्म वर्ष आपको याद होने चाहिए। शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत? क्या है? शिवाजी की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों कहत? गोर पारिवे को पातशाह गरजता। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए, जो शिवाजी के बारे में लिखेंगे वहीं रचनाकार होंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शिवाजी के बारे में किसने लिखा था? शिवाभूषण, शिवाबावनी किसने लिखा था? भूषण जी ने लिखा था। तो यहाँ पे जो आपके 4 कवि आए हैं, हम इनका जन्म वर्ष आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बार बार बताएंगे तभी आपको याद होने वाला है। तो बिहारी जी का जन्म 1595 है, क्योंकि इनके जन्म ही देखिए, एक तो आप इनका जन्मकाल याद करेंगे तो आप इनके स्वयं के बारे में क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, और अगर आपको इनका जन्म वर्ष याद होगा तो आप इनकी रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जो रीतिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं दी गई हैं उनका फिक्स प्रकाशन वर्ष नहीं है। तो बिहारी जी का जन्म 1595, भूषण जी का जन्म 1613, केशव का जन्म 1555, और यहाँ पे आपके पद्माकर जी आए हैं, इनका जन्म है 1753। ठीक है, कब का है? 1753 है जन्म पद्माकर जी का। ठीक है, और 1673 किसका है? देव कवि का है। यहाँ पे देखिए, कवि बिहारी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं, पंक्तियाँ हैं। देखिए, बिहारी जी ने मुक्तक काव्य तो लिखा, लेकिन बिहारी जी का जो एक एक दोहा है ना, वो एक एक पूरी कविता को पूरा कर देता है। ऐसा दोहा लिखा था उन्होंने। देखिए, ये पहले तो हम बता देते हैं कि ये दोहा किसके लिए लिखा था। ऐसा तो आप याद रखेंगे कि बिहारी ने निम्नलिखित में से पंक्तियाँ लिखकर किस राजा के जीवन में परिवर्तन ला दिया था। अगर आपसे ये पंक्तियाँ भी नहीं भी दी जाएँ तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवि बिहारी ने किस राजा के जीवन में अपना एक दोहा लिख के परिवर्तन ला दिया था। तो कौन राजा थे वो? राजा का नाम था राजा जयसिंह। कहाँ के राजा थे ये? तो ये जयपुर रियासत के राजा थे। ठीक है, कहाँ के राजा थे? जयपुर रियासत के राजा थे। देखिए, दोहा है इस प्रकार से, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। कि एक रानी थी और उसके प्यार में इतने अंधे हो गए थे राजा जयसिंह कि वो अपने महल से बाहर ही नहीं निकलते। तो बिहारी जी को उनके जो राज्य के जो राजपुरुष हैं उन्होंने बताया कि राजा इतने अंधे हो गए हैं इस रानी के प्यार में कि ये तो महल से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो बिहारी ने एक दोहा लिख के भेजा राजा के पास में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, कि इसमें अभी तो ये छोटी उम्र की 16 साल की रानी है और इसमें अभी पराग मतलब अभी फूल खिला भी नहीं है, और तभी आप भंवरे बन के इस पराग में अभी से इतने घुल मिल रहे हो। नहीं विकास इह काल, और अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ। अली कली ही सो बंधे, तो आगे कौन हवाल कि आप अली कली, अली मतलब आप भंवरे की तरह इस कली से इस प्रकार से बंध गए हैं, तो आगे कौन हवाल, तो आगे आने वाले वक्त में तो आपका क्या ही हाल होगा। ठीक है, तो इस जो दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को ऐसी
चोट लगी, ऐसा मतलब महसूस हुआ उनको कि हमें राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, और वो राजमहलों से बाहर आके राजकार्य में लग गए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा दोहा है इनका बिहारी जी का। अगला है, काव्य की रीति सखी सुखविन सो काव्य की रीति सीखी सुखविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास जी हैं। ठीक है, 65 में आपका आंसर रहेगा भिखारी दास जी। यहाँ पे आपके 4 कवि हैं, इनका जन्म वर्ष हम आपको बता देते हैं। चिंतामणि का जन्म वर्ष है 1600, केशव का 1555, भिखारी दास जी का है 1725 और बिहारी का है 1595। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकोय, सोह करे बोहन हंसे देन कहीं नट जाए। बत्रच लालच लाल की मुरली धरी लुकोय, सोह करे बोहनो हंसे देन कहीं नट जाए। कि बातों के लालच में मुरली इस प्रकार से लुकोली मतलब छुपा ली उन्होंने, सोह करे बोहन हंसे देन कहीं नट जाए। और जब उनसे जो क्या है, जो कृष्ण जी जब मुरली मांगते हैं तो अपने इशारों में वो मना कर देती हैं और नट जाती हैं, मतलब मना कर देती हैं। वार्तालाप के लालच में राधा ने कृष्ण की मुरली छिपा ली है, तो बिल्कुल ठीक है ये कथन। जब कृष्ण मुरली मांगते हैं तो वह सौगंध खाकर मुरली न होने के कहती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कृष्ण समझ नहीं पाते कि मुरली कहाँ है। देखिए ये तो कुछ है नहीं इसमें, कृष्ण समझ नहीं पाते कि मुरली कहाँ। कृष्ण जी को तो पता है कि मुरली उन्हीं के पास है, तभी तो वो उनसे मांग रहे हैं, लेकिन वो सौगंध भी खा जाती हैं, इशारों में मना भी कर देती हैं। और जबकि कृष्ण को पता होता है कि मुरली उन्हीं के पास है, और राधा अपनी बाहों में ही चतुरता से मुस्कुराती रहती हैं। ठीक है, राधा अपनी बाहों में ही चतुरता से मुस्कुराती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन आएंगे आपके 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है, 3 यहाँ पे ठीक नहीं है, तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, देखिए, मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहाँ कछु चंद को चकोरन की कमी है। उपयुक्त दोहे में चंद का संबंध किस किस से है? चंद चंद्रमा का तद्भव है। चंद हिंदी का पारिभाषिक शब्द है। सुजान को चंद्रमा कहा गया है, ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सुजान है उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, किसके बारे में वर्णन है? सुजान के बारे में वर्णन। तो सुजान को यहाँ पे चंद्रमा कहा गया है, और ऐसा चंद्रमा जिसे चकोरों की कमी नहीं है। तो आपका जो 3 और 4 है ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, साची चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद विरह विदह नगारन के, नंदी नद मद गबरन के रलत है। इन काव्यों में किन भावों की अभ्यंजना हुई है? तो देखिए इसमें क्या है, गर्वोक्ति है और उत्साह है, विनय और लोक व्यवहार इनमें नहीं है। गर्वोक्ति किस प्रकार से है? वो गर्व के साथ में जंग में जा रहे हैं, और उत्साह भी है जंग लड़ने का। ठीक है, जंग छिड़ रही है और जंग में लड़ने का उत्साह भी है, और उन्हें गर्व हो रहा है कि वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। अगला है, घन आनंद जीवन मूल, सुजान को कौंधन हूँ न दहूँ दर से, कहूँ दर से, सुन न जानिए धोकित छाए रहे, दृग चातक प्राण तपे तर से। बिन पावस तो इन थ्यावस हो, न सू क्यों करी ये सब सो परसे, बदरा बरसे ऋतु के घेरी के, नितई अखिया उघरी बरसे। दूसरी पंक्ति में घनानंद कहना चाहते हैं। दूसरी पंक्ति में घनानंद क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे घनानंद कहना चाहते हैं, सुजान घन आनंद जीवन मूल, सुजान को कौंधो न हूँ न कहूँ दर से, सुन जानिए धोदित छाए धोकित छाए रहे दृग चातक पान दफ्तर से, बिन पावस तो इन थ्यावस हो न सू क्यों करी दे अब सो परसे। तो देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुजान रूपी बादल न जाने कहाँ छिप गए हैं, और प्राण रूपी चातक उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, जो प्राण रूपी चातक कौन है? जो घनानंद के जो प्राण हैं वो चातक के रूप में उनके विरह में व्याकुल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी आपका बिल्कुल आंसर ठीक आएगा। ए और सी कहाँ पे है? 1 और 3 बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन में है। अगला है, जन्म काल के हिसाब से आपको इनका जन्म वर्ष बताना है। देखिए हम आपको इसीलिए बार बार जन्म वर्ष याद करवा रहे थे।
बिहारी जी का जन्म है 1595, केशवदास जी का जन्म है 1555, देव का जन्म है 1673 और घनानंद का जन्म है 1689। देखिए तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, सबसे पहले केशव आएंगे, फिर बिहारी, फिर देव, फिर घनानंद, और ये आपके सी ऑप्शन में है। केशव 1555, बिहारी 1595, देव 1673, घनानंद 1689। देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों को आपको सही अनुक्रम से लगाना है। भूषण 1613 है। आलम का जन्म कब का है, तो आलम का जन्म, हाँ जी, आलम का जन्म कब का है, तो 1585 का है। भिखारी दास जी का जन्म कब का है, तो 1725 का है। और बिहारी का जन्म 1595। तो सबसे पहले कौन आएंगे, आलम। आलम कहाँ पे है, आपके यहाँ पे आलम 1585। देखिए आलम 1583 आएगा, ठीक है। आलम 1583, बिहारी 1595, भूषण 1613 और भिखारी दास 1725। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। आलम 1585, बिहारी 1595, भूषण 1613 और भिखारी दास 1725, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों को आपको अनुक्रम बताना है। भिखारी दास 1725 है, ठीक है। पद्माकर कब है, 1753। उसके बाद में है केशव है 1555 और उसके बाद में है घनानंद 1689, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा, सबसे पहले कौन आएंगे, केशव 1555, फिर आएंगे आपके घनानंद 1689, फिर भिखारी दास 1725 और पद्माकर 1753। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए जन्म काल से हिसाब से कितने क्वेश्चन आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए बिहारी है 1595, केशव है 1555, भूषण है 1613 और पद्माकर है 1753, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सबसे पहले केशव, फिर बिहारी, फिर भूषण, फिर पद्माकर। ये आपके बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए संबंधित हैं इनसे, कहीं पे कर घनानंद आ गए, कहीं पे भूषण आ गए, कहीं पे बिहारी आ गए, कहीं पे पद्माकर आ गए, कहीं पे कुछ आ गया, कहीं पे कोई कवि आ गया। लेकिन देखिए अगर आपको रचना काल याद है तो आप अगर आपको कवियों का जन्म वर्ष याद है तो आप रचनाओं से संबंध और जो आपके कवि हैं उनके जन्म काल से संबंधित क्वेश्चन आप कभी भी गलत करने वाले नहीं। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे सीधे ये क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है, तो पिंगल प्रकाश किशोर जी की रचना है। उसके बाद में छत्र प्रकाश, तो छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। उसके बाद में छंद प्रकाश, तो छंद प्रकाश भिखारी दास जी की रचना है और भिखारी दास जी का जन्म 1725 को है। उसके बाद में स्फुट छंद रसलेन जी के हैं और रसलेन जी का जन्म 1689 है। और जो घनानंद है इनका जन्म 1689 है। घनानंद जी का जन्म कब का है, 1689। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इश्क लता। कौन सी है, इश्क लता। अगर आपसे पूछा जाए कि इश्कनामा किसकी रचना है, इश्कनामा, तो इश्कनामा रचना है बोधा कवि की। किसकी है, बोधा कवि। और ये बोधा कवि और जो घनानंद, आलम ठाकुर, ये सभी क्या हैं, रीति मुक्त कवि हैं। देखिए यहाँ पे इन आंसरों को लगाने से कोई सार नहीं है, हम सीधा आपका क्वेश्चनों के आंसर लगा देते हैं, ठीक है। प्रेम दीपिका किसकी है, तो प्रेम दीपिका देव की है। उसके बाद में प्रीति पावस, तो प्रीति प्रवास किसकी है, घनानंद जी की है। ललित ललाम किसकी है, तो ललित ललाम मतीराम जी की है। और छत्रसाल दशक किसकी है, तो छत्रसाल दशक बिहारी भूषण की है। देखिए घनानंद का जन्म 1689, इनके जन्म काल हम आपको बार बार बता देते हैं। देव 1673, भूषण जी का जन्म 1613, मतीराम का जन्म 1603 और बिहारी का जन्म 1595। और इनकी एक ही महत्वपूर्ण कृति है बिहारी सतसई। बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी रचना टीका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार सागर किसकी रचना है, तो ये मोहनलाल मिश्र की रचना है। उसके बाद में ललित ललाम मतीराम जी की है। प्रबोध पचासा पद्माकर जी की है। और रस रत्नावली ये मंडन की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र ये किसकी रचना है, तो देखिए जो चंडी चरित्र है ये
गुरु गोविंद सिंह की है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 को हुआ था। फिर राम रसायन किसकी है? तो पद्माकर जी की है, और पद्माकर जी का जन्म 1753 को हुआ था। सिद्धांत सार किसकी है? तो सिद्धांत सार जसवंत सिंह की है, और इनका जन्म 1627 को हुआ था। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की। रामचंद्रिका 1601 की रचना है, और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की, और केशवदास जी का जन्म 1555 को हुआ था। बोधा का जन्म है 1773, और इनकी रचना कौन सी है? तो इश्कनामा इनकी रचना है। कौन सी रचना है? इश्कनामा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद के संबंध में किसने लिखा है? क्या लिखा है? घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। क्या है कि घनानंद के संबंध में किसने लिखा है कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। किसको? घनानंद जी को। और ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका मत है यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं थी? देखिए, पूरे यूरोप में जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप है उसी प्रकार से एक यूरोप महाद्वीप है। और किसने कहा था? ये डॉक्टर जो जॉर्ज गिरेसन थे, जिनका जन्म 1851 है, इन्होंने कहा था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना नहीं है। किसने कहा था? डॉक्टर जॉर्ज गिरेसन ने कहा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म कब का है? तो इनका जन्म है 1905। आचार्य शुक्ल जी का जन्म कब का है? तो सन 1889 का है। शिव सिंह सेंगर का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन 1883 को हुआ था। ठीक है। अगर ऑप्शनों के आंसर आपको लगाने आएंगे ना, कि हर एक ऑप्शन का आपको आंसर करना आ जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदी का आपको ज़्यादा तो नहीं कर सकती मैं, 30% तो नॉलेज हो गया होगा। ठीक है। मैं नहीं कर सकती कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन 30% नॉलेज तो शायद हो गया होगा जो हमारे सिलेबस से संबंधित है उसके बारे में। और बाकी तो आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य बहुत बड़ा है, हम उसका 10% भी याद नहीं कर सकते। ठीक है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उसी से माना चाहिए। ये कथन किसका है? अगर आपको क्वेश्चन याद है कि मैंने बताया था कि चिंतामणि त्रिपाठी को मानने वाले कौन थे, सभी ने ज़्यादातर विश्वनाथ हैं, नरेंद्र हैं, इन्होंने रामकुमार वर्मा हैं, इन्होंने किसको माना था? केशवदास जी को। लेकिन जो चिंतामणि त्रिपाठी को पहला रीतिकाल का कवि मानने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। और यही इनका आंसर आएगा। ठीक है। अगर आप मेरे क्वेश्चनों को, अगर मैं आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, अगर उसको आप पूरे ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो बाकी जो ज़्यादातर क्वेश्चन है उसके आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, यह विचार किसका था? तो किसका था ये विचार? देखिए, रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास के द्वारा भक्ति काल में हो गया था, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। हमने आपको बता दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नरेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र साहब और जो रामकुमार वर्मा है, ये इन्हें हिंदी का जो के रीतिकाल है उसका प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है। देखिए, ढेर सो बनाए आस मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये किसका उक्तियाँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये आपसे पूछा गया है कि ढेर सो बनाए आस मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। और ठाकुर की दो रचनाएं हैं, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। क्या है? ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। ठीक है। पद्माकर जी का जन्म कब का है? तो 1753 का है। देव का जन्म कब का है? तो 1673 का है। और घनानंद जी का जन्म 1689 है। और ठाकुर जी का जन्म 1760 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु कह तो राम भजन नी को मोहि लागत राज डगर सो, उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? क्या है? गुरु कहियो राम भजन नी को मोहि लागत राज डगर सो, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये ब्रजनाथ की काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है। किसकी है? ब्रजनाथ की काव्य पंक्तियाँ हैं। रसनिधि का रचनाकाल, रसनिधि का जन्मकाल मुझे नहीं मिला है, लेकिन इनका रचनाकाल सन 1660 से 1727 बताया गया है। ठीक है। और जो ब्रजनाथ हैं इनका भी नहीं मिला है मुझे, और जो दूल्हा कवि हैं इनका जन्म 1743 है। ठीक है।
अगला है, जग की कविताई के धोखे रहे, हया परिवीणन की मति जाति छकी। जग को कविताई के धोखे रहे, जग की कविताई के धोखे रहे, हया परवीणन की मति जाति छकी। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ घनानंद की हैं। घनानंद जी का जन्म 1689, केशवदास जी का जन्म 1555, देव का जन्म 1673 और बिहारी का जन्म 1595। जितनी बार भी आएंगे मैं उतनी बार आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको ये जन्म वर्ष बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। चोजिन की चोजी महा मैजिन की महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर की। क्या है? चोजिन के चोजी महा मैजिन के महाराज, हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। और आपका आंसर आएगा यहाँ पे ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। ठाकुर की दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर जी का जन्म कब है? 1766 को। और देव का जन्म कब का है? 1673 का। और सेनापति का जन्म कब का है? 1589। और मतीराम जी का जन्म 1603 है। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर इनके याद करते रहेंगे, क्योंकि आपको जो रीतिकाल के संपूर्ण कवि हैं इनका आपको अगर जन्म वर्ष याद है तो इनकी रचनाओं को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रचनाओं का जन्म जो प्रकाशन वर्ष है वो आप अपने हिसाब से लगा देंगे। अंग अंग छवि की लपटी उपटती जाति अच्छी है, खरी पातरी तऊ करे भरी भरी सी देह। पंक्तियों में बिहारी का अभिप्राय क्या है? क्या है? अंग अंग छवि की लपटी उपटती जाति अच्छी है, खरी पातरी तऊ लगे भरी भरी शोभते हैं। इस पंक्तियों में क्या बताया गया है कि नायिका अत्यंत दुबली पतली है। नायिका क्या है? अत्यंत दुबली पतली है। नायिका के अंग प्रत्यंग से सौंदर्य की लपटें उठ रही हैं। नायिका सौंदर्य की परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली लग रही है। देखिए, नायिका है वो सौंदर्य के परतों के कारण भरे हुए शरीर वाली लग रही है। और जो प्रकृति नायिका के सौंदर्य में चार चांद लगा रही है। देखिए, यहाँ पे प्रकृति का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, 1, 2, 3 कहाँ पे है? 1, 2, 3 आपका यहाँ पे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओंधई सी सुलखी विरह बरनी बिल बात, बीच ही सूखी गुलाब को छिटे हुई न गात। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं इन काव्यों में अव्यंजना हुई है। क्या पूछा है कि अंग छवि की, देखिए, ओंधई सी सुलखी विरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाब को छीटों हुई न गात। उपयुक्त पंक्तियों में अव्यंजना किसकी हुई है? तो इसमें विरह अनुभूति और मर्मांतक की दशा का वर्णन इसमें हुआ है। आंसर आएगा आपका 2 और 3, 2 और 4, और 2 और 4 आपके सी ऑप्शन में। अगला है, देखिए, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो निहारिये, तो ने आँखिन बानी अनोखी, अद्दानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हूँ तो वार्यो, सुजान संकोच ओ सोच सरहारिये, रोकी रहे न दहे गहनानंद, बाबरी रिझी के हाथों हारिये। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका कि मैं इस पागल बना देने वाली प्रीति के हाथों में पड़कर बुरी तरह हार गया हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। और यह रोकने पर रुकती नहीं है, भीतर ही भीतर मुझे जलाती रहती है। बिल्कुल ठीक है। यह प्रीति बहुत ही अनोखी है। बिल्कुल गलत है, यह प्रीति बहुत अनोखी नहीं है। ये प्रीति है वो बहुत ही बेकार है, मतलब बिल्कुल झंकोर देने वाली प्रीति है। ये बहुत ही दर्ददायी प्रीति है। सुजान की सोच सराहनीय, देखिए सुजान की स्रोत सराहनीय नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल आंसर आपके ठीक है। 1 और 3 आपका ऑप्शन बी ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों के से आशय है, कहाँ कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरीबो लखे मरीबो भयो असीस। कहाँ कहो बाकी दशा हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरीबे लखे मरीबो भरे आशीष। इसमें क्या आंसर आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा कि प्राणेश की विरह ज्वाला में नायिका जल रही है। नायिका की मर्मांतक दशा किसी से देखी नहीं जाती है और अब मरना उसके लिए आशीर्वाद बन गया है। नायिका की विरह दशा का वर्णन उसकी सखी कर रही है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1, 2, 3 और 4, तो आपका ए ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के हिसाब से आपको कवियों का अनुक्रम लगाना है। बोधा का जन्म कब का है? तो सन 1773 का है।
फिर पूछा भिखारी दास जी का जन्म 1753, सॉरी, जो बोधा का जन्म है ये कब का है? सन 1773 का है। और भिखारी दास जी का जन्म 1725 है। तोष का जन्म 1635 है और रसलिन का जन्म 1689। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा तोष, बोधा, भिखारी दास और रसलिन। ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का आपको अनुक्रम बताना है। पद्माकर जी का जन्म कब का है? तो सन 1753 का है। कब का है? 1753। सेनापति का जन्म कब का है? तो 1589 का है। उसके बाद में मदीराम, तो इनका जन्म 1603 का है। और बिहारी का जन्म 1595 का है। तो सबसे पहले आएंगे जो आपके 1553 के पद्माकर जी, सॉरी 1753 है पद्माकर जी। सबसे पहले आएंगे 1589 सेनापति, नो सेनापति। फिर उसके बाद में पद्माकर जी का जन्म कब का है? (1753) का है। ठीक है। सेनापति का जन्म कब का है? तो सेनापति का जन्म 1589 का। तो सबसे पहले आएंगे सेनापति। सेनापति कहाँ पे है? यहाँ पे। फिर उसके बाद में आएंगे आपके 1595 बिहारी। फिर उसके बाद में आएंगे आपके मतीराम। फिर आएंगे आपके पद्माकर। सेनापति, बिहारी, मतीराम और पद्माकर। देखिए यहाँ पे आपका आंसर बन ही नहीं रहा है। ठीक है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का आपको सही अनुक्रम बताना। केशव का जन्म 1555 है। चिंतामणि का जन्म 1600 है। और देव का जन्म 1673 है। और भिखारी दास जी का जन्म 1725 है। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? यही आएगा, ए ही, क्योंकि 1555, 1600, 1673 और 1725। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो रसिक प्रिया है ये कब की है? 1591 की है। रामचंद्रिका कब की है? 1601 की। कवि प्रिया कब की है? 1601 की। और जो रतन बावनी है वो है 1607 की। तो देखिए रसिक प्रिया यहाँ पे है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94। चौरानवे का क्वेश्चन है। देखिए हम सीधे आंसर लगाएंगे इनके। श्रृंगार मंजरी किसकी है? तो श्रृंगार मंजरी आपकी प्रताप शाही की है। कवि कुल कंठाभरण किसकी है? तो कवि कुल कंठाभरण किसकी है? धुला कवि की है। ठीक है। फिर उसके बाद में काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का। और सुजान विलास किसका है? तो सुजान विलास आपका किसका होना चाहिए? सोमनाथ का होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भिखारी दास हैं इनका जन्म 1725 है। सोमनाथ का जन्म यहाँ पे 1733 बताया जाता है। दुल्हे कवि का जन्म 1743 है। और जो आपके केशव दास हैं इनका जन्म 1555 है। ठीक है। अगला है श्रृंगार भूषण, ये किसकी रचना है? तो जो श्रृंगार भूषण है ये किसकी रचना है? आपकी बेनी परवीन की रचना। उसके बाद में अंग दर्पण, अंग दर्पण किसकी रचना है? रसलीन की रचना है। आलम केली, आलम की रचना है। और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। ठीक है। जगत विनोद किसकी रचना है? तो पद्माकर जी की रचना है। यहाँ पे रसलीन आए हैं, इनका जन्म है 1689। बेबिन्नी परवीन का जन्म काल मुझे नहीं मिला है। पद्माकर जी का जन्म 1753 है। आलम का जन्म 1583 है। और जो आपके देव हैं इनका जन्म 1673 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य रस, ये किसकी रचना है? तो साहित्य रस सबल सिंह चौहान की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? तो रस विलास रचना है आपकी, देखिए रस विलास रचना किसकी है? तो रस विलास किसकी रचना है? तो ये बेनी बंदीजन की रचना है। फिर छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना है। और श्रृंगार शिक्षा किसकी रचना है? तो श्रृंगार शिक्षा आपकी वृंद कवि की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर की कौन सी है? तो ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। अगला है, अंग दर्पण किसकी रचना है? तो ये रसलीन की रचना है। गोविंद विलास किसकी रचना है? तो ये कृष्ण कवि की रचना है। वीर वारिस किसकी रचना है? तो वीर वारिस
बोधा की रचना है। उसके बाद में गीति संग्रह, तो गीति संग्रह किसका है? गीति संग्रह आपका रसनिधि का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, केशवदास जी ने काव्य में सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। देखिए, केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य करने वाले कौन थे? केशवदास ने किया है। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया से प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श लेकर केशव के आदर्श पर नहीं चला। यह विचार किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है। देखिए, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया था। इसमें संदेह नहीं कि काव्य की रीति का जो सम्यक प्रतिपादन है वो सबसे पहले करने वाले थे केशवदास। लेकिन जो रीति ग्रंथों की जो अविरल और अखंडित परंपरा केशवदास के आदर्श पर नहीं चली थी, केशवदास की जो कवि प्रिया है उसके आदर्श पर नहीं चली थी, 50 वर्ष बाद ही वो खत्म हो गई थी और एक भिन्न आदर्श लेकर चली थी। केशव के आदर्श को लेकर वो नहीं चली थी और ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। और यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये किसके लिए कहा है? इन्होंने, याद रखेंगे, घनानंद जी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? घनानंद जी के लिए कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यह कथन किसके लिए कहा है? तो घनानंद के लिए कहा है। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला है, इनकी घनानंद सी, इनकी मतलब घनानंद सी विशुद्ध और सरस शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए, इसी कथन से मिलता जुलता ये भी कथन है। ये दोनों कथन सेम सेम है। यहाँ पे पूछा गया कि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। यहाँ पे दे दिया कि घनानंद के बारे में ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। क्या कहा है? कि इनकी मतलब घनानंद की विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्योंकि ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, तो आप जो आपके स्टूडेंट्स हैं यूजीसी नेट से संबंधित, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।